तो हर महीने क्या तब्दीलियां होने वाली हैं, कैसे वो आपसे जुड़ी हैं, इस पे अपडेट हम आप तक पहुंचाते हैं। बैंक खाता, राशन कार्ड, गैस सब्सिडी, क्रेडिट कार्ड, शेयर बाज़ार, म्यूचुअल फंड और आईटी का एक नया नियम। तो यकीनन किसी ना किसी से तो आप जुड़े ही होंगे, डायरेक्ट जुड़े होंगे, इनडायरेक्ट जुड़े होंगे। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। सबसे पहले बैंक खातों की बात कर ली जाए। अब आप अपने बैंक अकाउंट्स में एक की जगह 4 नॉमिनीज जोड़ सकते हैं। ये एक नई फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। 4 नॉमिनी जोड़ पाएंगे और ये भी तय कर दिया गया है कि 4 नॉमिनी में से किसे आप कितना हिस्सा देंगे। आप याद करिए, जब भी आपको नॉमिनेशन देने के लिए बोला जाता है तो पूछा जाता है कि किसको कितना परसेंट देंगे। तो अब आपको 4 का ऑप्शन मिलेगा और 4 नॉमिनी आप ऐड कर पाएंगे अपने खाते में। ये जो नया नियम है 1 नवंबर 2025 से लागू है। वित्त मंत्रालय ने 23 अक्टूबर को इस बात की जानकारी दी कि इस बदलाव से जो बैंकिंग के क्लेम है और उत्तराधिकार की जो प्रोसेस है वो बहुत आसान हो जाएगी, पारदर्शी हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। नॉमिनी को कभी भी बदला जा सकेगा, रद्द किया जा सकेगा, चेंजेस उसमें किए जा सकेंगे। नॉमिनी कौन होता है वो आप जानते हैं, जिससे अकाउंट होल्डर नामित करता है, यानी जिसको अपने राइट्स ट्रांसफ़र करता है, ताकि अगर मृत्यु हो जाए, निधन हो जाए, तो उस दशा में जो खाते की राशि है या वो जो अमाउंट है, वो जो संपत्ति है, वो बिना कोई लंबी कानूनी प्रक्रिया के सीधे उसके हवाले की जा सके जिसे आपने नॉमिनेशन दिया है। अब नॉमिनेशन के जो नए नियम है उससे जुड़ी 3 बड़ी बातें आपको जान लेनी है। अकाउंट होल्डर्स नए नियमों के तहत अब 4 लोगों को नॉमिनी बना सकेंगे। पहले ये नहीं था, 4 की फैसिलिटी नहीं थी। अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक साथ या एक के बाद एक नॉमिनेशन चुनने का ऑप्शन आपको मिलेगा। इसके अलावा जो डिपॉजिटर्स हैं वो चुने गए हर एक नॉमिनी के लिए शेयर या परसेंटेज तय कर सकेंगे कि भाई 25-25-25% देना है या 20-20 40 का रेशियो रखना है। जो भी रेशियो आपको रखना है, किसको आप कितना परसेंटेज देना चाह रहे हैं। तो कुल शेयर 100% होगा और सभी नॉमिनीज के बीच इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो साफ साफ आप कर सकते हैं। डिपॉजिट, सेफ कस्टडी के जो आर्टिकल्स हैं या लॉकर के मामले में अगला नॉमिनी तभी एक्टिव होगा जब ऊपर वाला नॉमिनी गुजर जाएगा। इससे होगा क्या, इससे सेटलमेंट और सक्सेशन जो है वो क्लियर हो जाएगा। मतलब कोई पेंच नहीं रहेगा। आमतौर पे होता ही है कि किसी का निधन हो जाता है, उसके बाद पैसा, लत्ता, जायदाद, बैंक अकाउंट में जो भारी भरकम कैश है उसको लेकर तमाम तरह की मुकदमेबाजी होती है, तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं। कितने लोगों को कितना हिस्सा आपने दिया, बहू अलग कह रही है, माँ बाप अलग जानकारी दे रहे होते हैं, बच्चे जो हैं वो अलग जानकारी दे रहे होते हैं। इन सब से बचने के लिए, सारे लफड़े से बचने के लिए थोड़ा क्लैरिफिकेशन दिया गया। 4 नॉमिनी आप एक बार में बना पाएंगे, कितना परसेंटेज उसको देना है वो भी आप तय कर पाएंगे। इसके अलावा क्या नियम बदलेगा, एसबीआई क्रेडिट कार्ड, बहुतायत में एसबीआई क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल होता है, उनके यूजर्स के लिए भी बड़ा अपडेट है। अगर आप एसबीआई क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो नियम बदल रहा है। अब इनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड पर, अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड पर 3.75% फीस लगाई जाएगी। इसके अलावा अगर आप, बहुत सारे लोग करते हैं, जैसे क्रेड हो गया, चेक्यू हो गया, मोबीक्विक हो गया, इस तरह के जो थर्ड पार्टी ऐप्स हैं, इनके जरिए आप स्कूल या कॉलेज की फीस चुकाते हैं तो आपको 1% अतिरिक्त फीस इसमें और देनी होगी। 1% एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। अभी भी सर्विस चार्ज लगता है जब आप क्रेड वगैरह से या मोबीक्विक से या थर्ड पार्टी ऐप जो भी होते हैं उनसे जब आप पेमेंट करते हैं तो कुछ परसेंटेज लगता है। तो अब वो 1% देना होगा ये नए नियम के हिसाब से। अगर पेमेंट सीधे स्कूल की वेबसाइट पर करना है या उसकी पीओएस मशीन पे किया जाता है, आप स्कूल जाइए, पीओएस मशीन आप समझ रहे हैं जिस पे आप कार्ड स्वाइप करते हैं या उससे टच करते हैं, पॉइंट ऑन सेल इसे कहा जाता है। तो पीओएस मशीन से अगर आप करेंगे तो कोई अतिरिक्त चार्ज, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे। 1,000 रुपए से ज़्यादा पैसे वॉलेट में लोड करने पर भी 1% आपको टैक्स देना पड़ेगा, जबकि कार्ड से चेक भुगतान करने पर 200 रुपए का टैक्स आपको देना होगा, ये शुल्क होगा। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं वो भी एसबीआई का, तो ये नए नियम जो अभी हमने आपको बताए हैं। बैंकिंग सेक्टर में भी बदलाव हो रहा है, नॉमिनी का हमने आपको बता ही दिया। इसके अलावा कुछ और बदलाव भी होने हैं। पब्लिक सेक्टर के बैंकों को कई नए अधिकार दिए जा रहे हैं, अथॉरिटी दी जा रही है। इनमें अब पीएसबी, पब्लिक सर्विस बैंक जो होते हैं, अपने उन शेयर, ब्याज, बॉन्ड, रिडम्पशन की जो रकम है उससे रकम को इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफ़र कर सकेंगे। जिनका कोई दावेदार नहीं है उनकी रकम ट्रांसफ़र हो सकेगी। इसके अलावा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट लिमिट को 1968 के बाद पहली बार 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दिया गया। कोऑपरेटिव बैंकों में जो डायरेक्टर्स हैं, चेयरपर्सन और पूर्णकालिक डायरेक्टर, उसे छोड़कर इनका जो कार्यकाल है वो 8 से बढ़ाकर अब 10 साल कर दिया गया है। ये एक बड़ा बदलाव है। ठीक,
लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं बदल रहा है, इसके बारे में तो बहुत सारे लोगों ने आपको जानकारी दी है। 1 नवंबर से राशन कार्ड, गैस सिलेंडर, इससे जुड़े मोटा मोटी 4 नए नियम लागू किए जाने हैं। ये जो नियम होंगे आम जनता, खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के लिए बहुत अहम होने वाले हैं। इन बदलाव से लाखों परिवारों के जो घरेलू बजट है उस पर सीधे असर पड़ेगा। क्यों असर पड़ेगा? अगर राशन कार्ड की बात कर ली जाए, हम बोलते हैं ना वन नेशन वन राशन, वन नेशन वन राशन के जो हितग्राही हैं वही 80 करोड़ के आसपास हैं, तो लार्जर पैमाने पर इसका असर पड़ेगा। तो नियमों का जो मकसद है वो ये है कि सरकारी मदद को थोड़ा पारदर्शी बनाना, ट्रांसपेरेंट बनाना और असरदार यानी इफेक्टिव बनाना। सरकार चाहती है कि योजना का लाभ जो है वो असल हकदारों तक पहुंचना चाहिए। इसीलिए राशन और रसोई गैस की जो वितरण की पॉलिसी है उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। 1 नवंबर के बाद जो राशन कार्ड धारक हैं और गैस सिलेंडर के उपभोक्ता हैं उनसे जुड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। राशन कार्ड का वेरिफिकेशन अब अनिवार्य हो जाएगा और गैस सिलेंडर सब्सिडी के लिए भी नए नियम है। आधार कार्ड की अनिवार्यता कंपलसरी। राशन पोर्टेबिलिटी सुविधा में सुधार किया जा रहा है। इन नियमों का असर क्या होगा इसके बारे में जान लीजिए। सभी को अपने राशन कार्ड का वेरिफिकेशन कराना जरूरी होगा और जिसका राशन कार्ड का वेरिफिकेशन नहीं होगा उसका कार्ड रद्द भी हो सकता है, मतलब फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा। लोकसभा में ये जानकारी दी गई है कि सरकार गलत लाभार्थियों को हटाने के लिए, जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं उनको हटाने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को आधार कार्ड, पता, मोबाइल नंबर, ये तमाम चीज़ें अपडेट करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। गैस सिलेंडर सब्सिडी के लिए क्या करना है, जो नियम बदले हैं, लाभार्थियों को अब सब्सिडी का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनके बैंक खाते आधार से लिंक हैं। अगर आपका आधार और बैंक खाता लिंक नहीं है तो आपकी सब्सिडी रोकी जाएगी। सरकार जो सब्सिडी देती है कुछ सिलेंडर के बाद वो रोकी जा सकती है। सरकार का कहना यह है कि डिजिटल लिंकिंग से भ्रष्टाचार रोका जा सकेगा। आधार कार्ड की अनिवार्यता सरकार ने कर दी है। गैस सिलेंडर, राशन कार्ड, इनके लिए कंपलसरी कर दिया गया है। राशन दुकान पर भी आधार के बिना राशन नहीं मिलेगा। राशन पे आप जाते हैं, वो बता देता है जो भी आपको सामान मिलना है, वहां पर भी आपको आधार दिखाना होगा। गैस एजेंसियों से एलपीजी सिलेंडर वितरण के नियम में भी सख्ती बरतने के लिए कहा गया है। राशन पोर्टेबिलिटी सुविधा में भी सुधार हो रहा है। पोर्टेबिलिटी सुविधा मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसमें सुधार हो रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत अब देश के किसी भी हिस्से में जाकर राशन लिया जा सकता है, ये फैसिलिटी लागू है। वन नेशन वन राशन कार्ड, इसके तहत लगभग 80 करोड़ NFSA लाभार्थी हैं जो कवर किए जाते हैं। भारत में राशन कार्ड धारकों की कुल संख्या का एक बड़ा हिस्सा है ये। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब इस योजना को पूरी तरह से लागू भी कर दिया गया। तो इसमें क्या चेंज आया वो हमने आपको बताया है। आधार कार्ड अब इसमें ज़रूरी होगा। प्रवासियों को इससे फ़ायदा होगा। डेटा अपडेट और बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन से सुविधाएं मजबूत हो जाएंगी। गलत नाम, डुप्लीकेट नाम या गलत वेरिफिकेशन वालों के जो फर्जी तरीका कर लेते थे उनके कार्ड रद्द हो जाएंगे। केवल उन्हीं परिवारों को पूरा लाभ मिलेगा जिनकी जानकारी पूरी तरह अपडेट है, मतलब आपका आधार अपडेट है, अकाउंट से लिंक है। सब्सिडी ट्रांसफ़र सीधा जो लाभार्थी है उसके खाते में जाएगी। प्रवासी मजदूर, फुटकर व्यापारी, इनको राशन पोर्टेबिलिटी का लाभ मिलेगा। नए नियमों का सीधा असर कहाँ कहाँ होगा? सब्सिडी जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है, DBT से आप जिसे कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, एक तो वो मजबूत हो जाएगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और जो असल ज़रूरतमंद हैं उन्हीं को इसका फ़ायदा होगा। वरना कई बार आपने देखा है ऐसे लोगों को फ़ायदा हो जाता है जिनके ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रखा है। ठीक है, बोगस कार्ड जब हटाए जाएंगे तो जो चयनित परिवार हैं, जो ज़रूरतमंद है एक्चुअल, उन्हें ज़्यादा अनाज भी मिल सकेगा। डिजिटल वेरिफिकेशन से फर्जीवाड़ा रुकेगा। ये सरकार के दावे हैं, इसी को लेकर ये पूरे सुधार किए गए हैं। राशन और सिलेंडर लेने की प्रक्रिया सरल हो जाएगी, ईजी हो जाएगी, साफ हो जाएगी। वेरिफिकेशन और लिंकिंग कैसे करना बहुत आसान है। राशन दुकान चले जाइए, वो आपको बता देगा, या नज़दीकी जो CSC सेंटर है वहाँ पर भी जाकर आप वेरिफिकेशन करा सकते हैं। आधार, मोबाइल और बैंक की जानकारी आपको अपडेट रखना है और जैसे ही सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइंस आते हैं आपको तुरंत आवेदन करना है। ध्यान क्या रखना है आपको, सरकार समय समय पर ना नोटिस जारी करती है, उस पर आपको नज़र रखना है, मतलब जानकारी देती है, उस पर नज़र रखना है। दस्तावेज तैयार रखने ताकि कोई भी स्कीम जिसके अंतर्गत आप आते हैं वो छूटनी नहीं चाहिए। तो 1 नवंबर को जो बदलाव होंगे उससे आम जनता को फायदा होगी। सुविधा डिजिटल हो जाएगी, लाइन में घंटों नहीं लगना पड़ेगा, असली हकदार को लाभ मिलेगा। गरीब, मजदूर, किसान, इनकी परेशानियां कम होंगी। प्रवासी जो श्रमिक हैं, किराएदार हैं, असंगठित मजदूर हैं, जिनके पास सारे दस्तावेज हैं, उन्हें ज़्यादा फायदा होगा। राशन कार्ड और गैस सिलेंडर के जो ताज़ा अपडेट हैं, दरअसल सरकार चूँकि समय समय पर नियमों में बदलाव करती है, बदलाव का असली फायदा तभी होता है जब सही पर आपकी वेरिफिकेशन और लिंकिंग का प्रोसेस पूरा हो जाए। प्रमुख मंत्रालय जैसे खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है,
इसके जो आधिकारिक पोर्टल हैं उन पर ताज़ा नोटिफिकेशन पढ़ते रहना ज़रूरी है, मतलब जो जानकारियाँ आ रही हैं। अच्छा, हम बार बार आपको बताते हैं ना एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में, जब भी हम वो हर महीने के बदलाव बताते हैं आपको ये हम ज़रूर बोलते हैं। दरअसल हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमत अपडेट की जाती है, तो वो सारे जो मापदंड होते हैं उसके हिसाब से वो अपडेट होती है, तो इस पर भी आप नज़र रखिए। एक और है जो सिर्फ खास दिल्ली के लिए है, ये भी हमने जोड़ लिया है। दिल्ली में गाड़ियों की एंट्री के लिए जो नियम है वो सख्त कर दिए गए हैं, और दिल्ली में सिर्फ BS6 कंप्लाइंट जो लेटेस्ट गाड़ियां आ रही हैं वो BS6 वाली हैं, ठीक। ये और CNG LNG या इलेक्ट्रिक कमर्शियल गाड़ियों को ही एंट्री मिलेगी। इससे पुराने डीजल और जो पेट्रोल मालवाहक गाड़ियां हैं उन पर बैन लग जाएगा। इस कदम का मकसद ये है कि जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, प्रदूषण है, उसे कम करना है और पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इसके अलावा MSME के लिए आसान GST रजिस्ट्रेशन और रिफंड सरकार ने माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए, जिसको आप MSME शॉर्ट में बोलते हैं, उसके लिए GST का रजिस्ट्रेशन और रिफंड की प्रोसेस को थोड़ा आसान कर दिया है। इससे तेज़ रिफंड मिलेगा। आप GST जमा कर देते हैं, फिर हमको पैसा कब मिल रहा है, इसके लिए बहुत सारा वक्त आपको इंतज़ार करना पड़ता है, तमाम तरह के पेपर वर्क आपको करने होते, तो अब वो कम करना होगा। साथ ही आसान कंप्लायंस से जो MSME सेक्टर है उसे बढ़ावा भी मिलेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा तो MSME बढ़ेगा, बेसिक चीज़ है। एक और तब्दीली है वो म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई है। सेबी जो शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, इन सबको डील करता है, सेबी, उसने म्यूचुअल फंड में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, वो भी 1 तारीख से लागू हैं। नए नियमों के तहत अगर किसी को AMC के अधिकारी, कर्मचारी या उसके रिश्तेदार 15 लाख रुपए से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं तो कंपनी को ये जानकारी अपने अनुपालन अधिकारी को देनी होगी, ठीक है। ये एक बड़ी तब्दीली आई है। और नया IT नियम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा एक नियम है। केंद्र सरकार ने IT रूल्स 2021 के तहत बड़ा बदलाव किया है। कंटेंट हटाने का आदेश सिर्फ उच्च स्तर के अधिकारी दे सकते हैं। पहले क्या होता था कि भाई जो छोटे मोटे अधिकारी हैं उनको ललित प्रजापति से प्रॉब्लम है, तो वो दबंगई पर उतर आए थे। पहले सोशल मीडिया कंपनियों को कोर्ट या सरकार के आदेश मिलते ही अवैध कंटेंट हटाना होता था। इसके कारण कई बार जो निचले स्तर का अधिकारी है वो बिना स्पष्ट कारण बताए पोस्ट हटाने का आदेश दे देता था। अब ऐसा नहीं होगा। DIG या उससे ऊपर के अधिकारियों को अधिकार दिए गए हैं। साथ ही किसी कंटेंट को हटाने के लिए पूरा विवरण देना होगा, यह भी कंपलसरी किया गया है। इसमें कानूनी अधिकार उल्लंघन का कारण, URL या जो लिंक है वो शामिल है। मतलब आपको बताना होगा कि अगर ललित प्रजापति का कोई कंटेंट हटाना है सोशल मीडिया से, यूट्यूब से, फेसबुक से, ट्विटर से, क्यों हटाना है भाई, क्या दिक्कत कर रहा है ये एक नया नियम है जो बदला है। तो हमने आपको बताया कि क्या कुछ तब्दीलियां होने वाली हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आपको प्रभावित करेंगी। नमस्कार।